नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए अपनी करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करें। तो आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं जिसके बारे में हमें समझना है। देखिए, पहला डेवलपमेंट तो ये है कि जो कंट्री का टॉप मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, अब वो सरकार के साथ मिल के काम कर रहे हैं ताकि जो दुनिया में ग्लोबल सप्लाई की ब्रॉडनिंग हो रही है उसमें वो भी भाग ले सकें। अब थोड़ा समझते हैं ये कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि दुनिया चाइना प्लस वन पे काम कर रही है। इस पे काम कर रही है चाइना प्लस वन पे। होता क्या है कि चाइना जो है एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, तो वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कोविड के बाद क्या हुआ, चाइना ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन लगाने शुरू करे जिससे कंपनियों पे काफी इम्पैक्ट पड़ा। तो कई साल तक ये इम्पैक्ट रहा क्योंकि चाइना में कोविड कंट्रोल एकदम से नहीं आया। तो कई सालों तक, जैसे अभी पिछले साल 2022-23 तक भी वहां कोविड के केस एकदम से स्पॉट हो जाते हैं। अब चाइना में क्या नियम है कि एक भी कोविड का केस आया तो पूरा लॉकडाउन लगा दो। ऐसे जो नियम है, तो ये अब वहां डेमोक्रेसी तो है नहीं कि प्रेशर ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो जो वहां के राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने कह दिया वही सत्य है। तो इसे कहते हैं अथॉरिटेरियन स्टेट। इसी चीज को काउंटर करने के लिए अब क्या कर रही हैं सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, वो चाइना प्लस वन पे काम कर रही हैं। तो उसके तहत क्या हुआ है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, कल हमने देखा था पूरे अपने उसमें कि पीआईएल स्कीम में इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कितनी जॉब्स मिल रही है, तो उसका एक्सपोर्ट एकदम से बढ़ गया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट वो बनने लगे हैं। तो आईफोन इनमें बड़ा पॉपुलर है। सही, सैमसंग की फैक्ट्री लग गई है नोएडा में, जो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो ये सब चीजें, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जो इंडिया के कई मतलब पुराने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो बजाज हिंदुस्तान करके कंपनी, अब अभी वो शुगर मिल है की कंपनी है मेजरली, पर वो अब क्या चाह रही है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट हम लगाएं क्योंकि सरकार पीआईएल के तहत सब्सिडी तो दे ही रही और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में बड़ी डिमांड है। तो ये इंडिया चाह रहा है कि जो दुनिया में 4.3 ट्रिलियन की मार्केट है उसमें इंडिया का सब्सटेंशियल चंक हो, इंडिया भी एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हब की तरह उभरे दुनिया में। तो दुनिया का क्या है, देखिए ये एक पूरा डेटा छपा था। तो इसमें मेन डेटा तो ये है कि भारत में लगभग लगभग 100 से ज़्यादा प्लेयर चाहिए, ठीक है, 100 से ज़्यादा प्लेयर जो मैन्युफैक्चरिंग करें। अभी भारत में जो बहुत बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो है फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स वो जनरली किस में फोकस करता है, एप्पल के फ़ोनों में, ठीक है। तो एप्पल का 15 मॉडल हो, 13 मॉडल हो, वो सब इंडिया में बन रहे हैं। प्लस अब तो क्या हो गया है कि आईपैड भी पुराने वाले, मतलब लेटेस्ट नहीं, एक मॉडल पुराना, वो भी इंडिया में बनने लगे हैं। तो धीरे धीरे काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट का टारगेट है 500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बाय 2030। अब एक आंकड़ा देख लें, वो देख लेते हैं कि अभी क्या स्थिति है। अभी मतलब इस साल की नहीं, थोड़ा सा पीछे साल होगी, दुनिया में 4.3 ट्रिलियन की जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करता है केवल और केवल 1%। अब इसको बढ़ाया जा रहा है, इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब जो एप्पल है वो खासकर चाहता है कि भारत में एक ही मैन्युफैक्चरर ना हो, उसका 40 से 70 मैन्युफैक्चरर हो। एक यूएस फोन मेकर की इतनी डिमांड है। तो आप सोचो कि बाकी लोग, अब टाटा वो इलेक्ट्रॉनिक्स, आज ही न्यूज है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या करा है, केवल वो लोग एप्पल पे डिपेंडेंट नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट से बात कर रहे हैं, वो डेल से बात कर रहे हैं कि सारे सिस्टम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ऊपर देख पा रहे होंगे कि इंडिया के जो पुराने बिजनेस ग्रुप है, जैसे ये मुरुगप्पा ग्रुप हो गया, पिडीलाइट हो गया, पिडीलाइट जिनका फेविकॉल आता है, जीएमआर ग्रुप हो गया, संजीव गोइंका का ग्रुप हो गया, बजाज हिंदुस्तान, इसकी मैं बात कर रहा था, ये सब इंटरेस्टेड है इसमें। और ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, इस गवर्नमेंट का 500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स आउटपुट का टारगेट है 2030 तक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, आरबीआई स्ट्रेंथन गवर्नेंस नॉर्म फॉर एनबीएफसी। देखिए ये पूरा माजरा मैं आपको समझाता हूँ है क्या। देखिए होता क्या है कि जो एनबीएफसी होते हैं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बजाज फाइनेंस, अब ये तो बहुत बड़ी एनबीएफसी है। कुछ और एग्जांपल, पीरामल फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, ये सब क्या है, फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है। अब होता क्या है, इनमें जो इक्विटी होती है ना, वो बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म वो लोग होल्ड कर लेते हैं, जैसे जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट फर्म, वो आम, ठीक है, फिर आपका गोल्डमैन सैक्स,
वो इन्वेस्टमेंट आर्म, तो ये और वेंचर कैपिटलिस्ट अभी करते क्या है, अब इनको अपना एक व्यक्ति बोर्ड में बैठाना चाहिए क्योंकि इनके पास क्या है, मेजॉरिटी चंक है, पर ये बोर्ड में नहीं बैठाते अपने कोई भी व्यक्ति को, ये उसको ऑब्जर्वर बना देते हैं। अब मजा क्या है ऑब्जर्वर में, देखो अगर मेरे पास स्टेक है तो ऑब्जर्वर की बात तो सुनी जाएगी क्योंकि भाई मेरे पास मेजॉरिटी स्टेक है, पर लाइबिलिटी कुछ नहीं है, लाइबिलिटी सारी किसकी आएगी, वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, वो आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ऑब्जर्वर उसमें बच जाता है। अब ये क्या हो रहा है, पॉलिसी लूपहोल निकाल दिया इन्होंने पूरा। तो आरबीआई क्या चाहता है कि ऐसा ना हो, जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट के ऑब्जर्वर हैं उनको एनबीएफसी से हटाने का आदेश दे दिया है आरबीआई ने। आरबीआई ये चाहता है, आरबीआई क्या चाहता है कि वो ऑब्जर्वर नॉमिनेट करने के बजाय क्या करे, बोर्ड में अपने डायरेक्टर्स वो इन्वेस्ट करे, मतलब वो नॉमिनेट करे, इससे क्या हो, उनकी सिविल एज वेल एज क्रिमिनल लाइबिलिटी तय करी जा सके। तो ये एक लूप होल है जिसको आरबीआई धीरे धीरे भर रहा है। जहां तक मुझे लगता है आपको ये मैटर पूरा समझ में आ गया होगा, तो ये आगे बढ़ते हैं। एमएचए, एमएचए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने क्या करा है, एक एफसीआरए का लाइसेंस होता है, वो दो एनजीओ को दिया है, एक सीएनआई है, यूएसआईएन है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये दोनों एनजीओ नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि भारत में 16,000 से ज्यादा लोगों के पास, मतलब एनजीओ के पास एफसीआरए का लाइसेंस है। आपको यहाँ ये समझना है कि एफसीआरए है क्या। एफसीआरए है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब सोचो किसी की फॉरेन से फंडिंग आती है तो वो फंडिंग किस में आएगी, डॉलर में आएगी। अब वो ऐसे तो भाई उसको सीधा नहीं ले सकते ना बिना सरकार के अप्रूवल के, क्यों, उसका रीजन है। अब हो सकता है ऐसे तो कोई फॉरेन से पैसे भेज दे, इधर टेररिस्ट एक्टिविटी को फंड करे, इधर इलीगल एक्टिविटीज को फंड करे, इधर एंटी इंडिया एक्टिविटीज को फंड करे, तो वो सारा पैसा एमएचए के थ्रू आता है। तो होम अफेयर्स यानी अमित शाह की मिनिस्ट्री जो है उस पर पैनी नजर रखती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका यूज एंटी इंडिया एक्टिविटीज में किया जाएगा। तो वो एफसीआरए कंट्रीब्यूशन है। तो हर एनजीओ को अगर विदेश से फंडिंग लेनी है, विदेश से कुछ सहायता लेनी है, तो उसके लिए एफसीआरए का लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आप मुद्दा समझ गए। तो दो लोगों को मिला है, ये सीएनआई में तो सीएनआई वाला, ये जो अपना पहला वाला है एनजीओ, इसमें बड़े बड़े लोग हैं जो इंडिया के हैं, जैसे कि अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा कौन है, अजय बंगा सही है, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रह चुके। इंदिरा नुई का आपने नाम सुना होगा, पेप्सिको की जो सीईओ रह चुकी है वो भी। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, अगला करंट अफेयर। इंडिया हैज सीन लिमिटेड सक्सेस सो फार इन कैप्चरिंग चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, इसी की हमने ऊपर बात करी। अब ये क्या है, ये यहीं पे दूसरा टॉपिक है। सही, ये स्क्रीन आजकल ब्लैक हो जाती है, आप इसकी टेंशन मत लें, आप यहाँ मुझे देखते रहे, अभी स्क्रीन खुद ही आ जाएगी थोड़ी देर में। तो क्या है, देखिए हम चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की तब तक बात कर लेते हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी ये है कि चाइना में तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम एक और देश में मैन्युफैक्चरिंग करें। क्यों, क्योंकि होता क्या है, एक सिंपल सी एडवाइस है, नेवर कीप ऑल योर एग्स इन अ वन बास्केट। तो अगर चाइना में कोई क्राइसिस है तो हम क्या करें, हमारी जो सप्लाईज है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो ना इफेक्टेड हो जाए। तो ये हमेशा क्या कहते हैं, इस पूरी चीज को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं सप्लाईज का, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं फैक्ट्रीज का, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो यहां पर क्या हो रहा है, दुनिया में चल रही है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। अब हुआ क्या कि भारत में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट किधर चले जा रहा है, वियतनाम में, कंबोडिया में, मलेशिया में, यानी साउथ ईस्ट नेशंस में कंपैरिजन विद इंडिया। तो उन्होंने क्या करा, नीति आयोग ने पूरी रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में से ये फाइंडिंग्स बाहर आई। अब इसमें क्या है, इंडिया को बहुत सारी चीजों में काम करना है। एक तो हमारे वहाँ जो है हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो घटानी है, हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट घटानी है, हमें जो इतने सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं जिसे हम रेड टेपिज्म कहते हैं, तो इतना तामझाम है, वो सरकारी बाबू के पास जाना पड़ता है, उससे फाइलें पास करवानी पड़ती है, इतना टाइम थोड़ी है, एक विंडो बनाओ और उससे सीधा अप्रूवल दो। तो ये जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया, यहाँ ऐसा होता है, चाइना में भी ऐसा ही होता है। इसीलिए फैक्ट्री सेटअप करना और फैक्ट्री वाइंड अप करना दोनों आसान है, भारत में क्या है, ये दोनों मुश्किल है, इसीलिए बिजनेस यहाँ आने से डरते हैं। आप टाटा नैनो का ही एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने वेस्ट बंगाल में पूरा प्लांट सेटअप करने की कोशिश करी। अब सोचो वो तो इंडियन ही है,
उनको इतना स्ट्रगल फेस करना पड़ा कि उन्हें अपना प्लांट शिफ्ट करना पड़ा किधर, गुजरात। और आज की डेट तक भी वेस्ट बंगाल में कोई बड़ा प्लांट नहीं। क्यों? क्योंकि सब उस जो ट्रॉमा है, उस हिस्ट्री का जो ट्रॉमा है, उससे डरे हुए। अब वो रीजन यही है कि बंगाल फिर वो क्राइसिस में जाता है। सही है, वहां पे क्या होता है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगती, क्योंकि तुम एक इंडस्ट्रियल को भगाओगे फिर यही होगा। ये एक इशू, जब टाटा ही डील नहीं पाए, वो कर पाए, तो बाकी लोग क्या करेंगे? ऐसा फिर बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट एग्जाम्पल देते। ठीक, तो इस पे काम करना है। अब ओईसीडी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सही है, उसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, लिखा भी है। इन्होंने क्या करा है, भारत का फोरकास्ट FY25 में इंक्रीज कर दिया 6.8। एक्चुअली क्या हुआ था, अभी जो आंकड़े आए थे, ये आंकड़े तो क्या है, एक्चुअल आंकड़े होते हैं, फोरकास्ट आगे का किया जाता है। तो अब इन्होंने क्या करा था, सितंबर में वो फोरकास्ट घटा दिया था। पर अभी क्या हुआ है, अभी उनके पास ऐसे आंकड़े हैं जिसमें क्या हुआ है, फेस्टिवल सेल्स जम के हुई है, तो जम के सामान बिका है, जम के डिमांड आई है, इसीलिए उन्होंने क्या करा, एस्टिमेट बढ़ा दी। प्लस ऐसी भी संभावना है कि सेकेंड हाफ में सरकार जो अभी तक चुनाव की वजह से या फिस्कल रिस्ट्रेन की वजह से खर्चा नहीं कर रही थी, वो अपना एक्सपेंडिचर करेगी। तो ऐसी संभावना है कि जितना भी डिमांड जो अभी बहुत डाउन है, ये पिकअप वो करेगा, क्योंकि दो तरीके से मतलब बूस्ट मिलेगा। एक तो प्राइवेट कंजम्पशन से, सही है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, न्यू ईयर है। दूसरा किससे, कि गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, ये होगी, तो इसीलिए ओईसीडी ने अपना बढ़ा दिया। सिक्स्थ, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए 188.2 मिलियन का लोन महाराष्ट्र को। अब देखिए, महाराष्ट्र बड़ा क्यूरियस सा केस है। महाराष्ट्र में क्या है कि इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है, हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ये क्या होता है जी, मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या होता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ऐसा होता है, जैसे आप महाराष्ट्र को देखो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, अब वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट कितने गरीब है, बिहार कितना गरीब है, सही। अब यही महाराष्ट्र को देख लो आप, इंडिया की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन के आसपास है, मतलब सॉरी 3.8 ट्रिलियन के आसपास है। 500 बिलियन तो अकेला महाराष्ट्र से आ रहा है। अब सोचो आप, इंडिया में 28 राज्य हैं टोटल, और एक ही राज्य से 500 बिलियन आ रहा है। अब इसमें गुजरात को वो जोड़ लूंगा तो भाई पूरा मतलब मोटा माटी आंकड़ा, ठीक है, 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाए। यानी 1 ट्रिलियन के आसपास का आंकड़ा तो दो ही राज्यों से आ रहा है, सोचो आप। बाकी बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया से 3.3 वो 8 ट्रिलियन। इसमें भी फिर साउथ के राज्यों को जोड़ दूं तो मतलब आधी से ज्यादा जीडीपी तो वहीं वो खत्म ही हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या समझना है कि भारत में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत है। एक जो हमारे साउथ के इलाके हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब कंपीट कर रहे हैं यूरोप से। यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल वो देख लो आप, डेवलपमेंट का देख लो, इनकी जीडीपी का लेवल देख लो, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देख लो, या पर वो कैपिटा इनकम देख लो, ये इतनी ज्यादा है कि ये कंपीट कर रहे हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड से। और बाकी जो हमारे स्टेट है वो कंपैरिजन कर रहे हैं अफ्रीका से, इसीलिए फिर एक वो एवरेज आ जाता है। सही, यारी बात समझ। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या करा, 188.2 मिलियन लोन अप्रूव करा है महाराष्ट्र के लिए। क्यों अप्रूव करा है, देखिए टोटल महाराष्ट्र में 36 वो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें मुंबई, पुणे, ये सब आपने सुने होंगे ना, तो थाने, ये सब ऐसे करके वहां डिस्ट्रिक्ट है। 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनसे आधी से ज्यादा महाराष्ट्र की स्टेट जीडीपी आती है, समझ रहे हैं, और बाकी 36 से आधी। तो उसमें कई इलाके बड़े गरीब हैं, जैसे मराठवाड़ा का इलाका हो गया, सही, उधर ये अपना वो औरंगाबाद के इलाके हुए कंपैरेटिवली, किनके, पुणे, कोल्हापुर, सही है, मुंबई, ठाणे, इनके हिसाब से। तो 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि वहां ज्यादा डेवलपमेंट है, बाकी यो में डेवलपमेंट कम है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक लोन अप्रूव करा है जिससे हम क्या करें, बैलेंस डेवलपमेंट कर सके। मतलब यहाँ ज्यादा डेवलपमेंट ना करें, इस डेवलपमेंट को ज्यादा से ज्यादा किधर करें, ऐसी जगहों में जहां डेवलपमेंट नहीं, ताकि एक बैलेंस वो डेवलपमेंट अचीव किया जा सके और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को घटाया जा सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आज था इंटरनेशनल चीता डे। तो चीता जो है वो 2 चीता, मेल चीता छोड़े गए। कहाँ छोड़े गए, देखिए एमपी में एक नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, यहाँ छोड़े गए। ये दोनों मेल चीता की फोटो आपको दिख रही, इन दोनों के नाम है वायु और अग्नि। ठीक, इन दोनों के नाम है वायु और अग्नि। पिछले साल या उससे पिछले साल 2023 के आसपास की बात है कि प्रधानमंत्री ने, भारत में जो है चीता खत्म हो गए थे, तो प्रधानमंत्री ने बकायदा चीता वो मंगाए थे बाहर से। ठीक है, अब वो चीताओं की संख्या मतलब धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है इंडिया में भी। ठीक है, तो आज इंटरनेशनल चीता डे था, ये इंडिया ने सेलिब्रेट किया। आगे बढ़ते हैं। भूटान के किंग है, ठीक है, जिग्मे वांगचुक। सही है, इनका नाम तो काफी बड़ा है, सही, वो आपको वो मिल जाएगा नीचे।
ठीक है, तो ये और इनकी वाइफ दोनों भारत के विजिट में है और ये 2 डे विजिट है। अच्छा, ये आज पहुंच गए, आज ही शाम 2 घंटे पहले की खबर है कि ये पहुंच चुके हैं भारत में। ठीक, तो ये जो है ये 2 दिन की विजिट में भारत में आए। ठीक, इनका जो एम है वो क्या है कि स्ट्रेंथन करना है बायलेटरल टाइज को। अब देखिए, इंडिया और भूटान के रिलेशन बहुत ही बढ़िया है। अगर इंडिया के रिलेशन ना बाकी अब हमारे सारे जो है नेबर्स हैं उनमें सबसे बढ़िया पहले बांग्लादेश के साथ थे। अब वो बांग्लादेश में तो स्थिति आप देख ही रहे, शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद। अब सेकंड नंबर हमेशा भूटान का है। भूटान के साथ हमारे रिलेशन बहुत ही बढ़िया है। अब वो भारत आए तो वो चाहते क्या है कि एक तो कॉपरेशन जो है विभिन्न सेक्टरों में बढ़े। सही है, एक चीज। दूसरा क्या है कि देखिए, भारत जो भूटान है उसमें धीरे धीरे चाइना अपनी पैठ बढ़ा रहा है। अभी तक क्या है कि भूटान एक बड़ा क्यूरियस सा केस है, क्योंकि भूटान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो केवल इंडिया से। अब पूरी दुनिया से जो भूटान बात करता है ना, उसमें इंडिया उसकी हेल्प करता है। मतलब थ्रू इंडिया दे टॉक ऑल ओवर ऑल द वर्ल्ड। सही है, वो पूरी दुनिया से बात कर रहे होते हैं इंडिया से, तो वो इंडिया की मदद के बिना नहीं कर रहे होते। अब इंडिया भी वहां क्या करता है, मेजर इन्वेस्टमेंट करता है। तो इंडिया ने वहां क्या करा है, जैसे कई पावर प्रोजेक्ट लगाए, कई उनके डेवलपमेंट के काम किए। इवन दो जो भूटान में क्या हुआ है कि भूटान में जो वहां क्या थी, एरिस्टोक्रेसी थी, राजा था। तो राजा ने बहुत ही पीसफुल ट्रांजिशन करा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ, और इसमें इंडिया ने बड़ी हेल्प करी। यहाँ से लोग गए, उनको समझाया कि ऐसे इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही होता है। पूरा जो ऑब्जर्वर की भूमिका है, एडवाइजर की भूमिका है, वो इंडिया ने निभाई। तो वहां डेमोक्रेसी लाना हो या वहां डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करना हो, वो इंडिया ने करे। तो इंडिया और भूटान के बीच में क्या है, काफी बढ़िया डिप्लोमेटिक टाइज है। पर अब क्या हो गया, चाइना की एंट्री के बाद इसमें क्या हो रहा है, थोड़ी जो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक इंडिया सिंगल था। ठीक है, तो इंडिया की मोनोपोली थी। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे चाइना इस मोनोपोली को चैलेंज कर रहा है। प्लस चाइना क्या है, चाइना जब भी किसी देश में जाता है तो चाइना के पास क्या है, एक पावर, इकोनॉमिक पावर। तो चाइना वहां बहुत बल्क इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मतलब अगर इंडिया 300 मिलियन का करेगा तो चाइना बिलियन का कर सकता है। अगर इंडिया 3 बिलियन का करेगा तो चाइना 30 बिलियन का कर देगा, बिकॉज चाइना के पास क्या इकोनॉमिक माइंड बहुत है। ये इंडिया को जो है वो चैलेंज होता है। पर ठीक है, अभी वो लोग इंडिया मतलब बातचीत करेंगे और आगे अपना फ्यूचर का वो करेंगे। ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे, ये इधर अपने क्वीन, वो किंग है, क्वीन है, और बीच में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब है। ये प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे। 9th, इंडो रशिया जो वेंचर है वो क्या कर रहा है, इंडिया और रशिया का जो वेंचर है वो 3 नए डिपो बना रहा है। अब डिपो में क्या होता है, डिपो में मैन्युफैक्चरिंग होती है कोच की। अब आपने मेट्रो कोच देखे हैं, जैसे वैसे ही बुलेट ट्रेन के कोच भी होते हैं, और वैसे ही वंदे भारत के भी कोच होते हैं। अब वंदे भारत कौन सी ट्रेन है, जो इंडिया की अभी फास्ट वो मूविंग ट्रेन है। ठीक है, तो ये चल रही है, इसके कोच वो बनाने के लिए इंडिया और भारत का एक जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है कीनेट। अब इसमें इंडिया की तरफ से, जब जॉइंट वेंचर है तो 2 लोग होंगे, इंडिया की तरफ से रेल विकास निगम और रशिया की तरफ से ट्रांसमैश होल्डिंग। ये दोनों ने क्या करा कि मराठवाड़ा, अभी हमने बात करी थी ना मराठवाड़ा की, तो मराठवाड़ा में एक फैक्ट्री ये लोग लातूर में डेवलप कर रहे हैं। लातूर क्या है, थोड़ा पिछड़ा इलाका है, नक्सल इलाका है। सही, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करने से क्या होता है, बड़ा फायदा होगा। तो यहाँ ये लोग सेटअप कर रहे हैं और यहाँ से फिर क्या करेंगे, वंदे भारत स्लीपर के कोच बनाएंगे। ठीक, तो ये काम कर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इंडो रशिया ज्वाइंट वेंचर कीनेट का ध्यान रखना है। इसके अंदर दोनों कंपनी का ध्यान रखना है। डिपो किधर बन रहा है ये ध्यान रखना है, मराठवाड़ा में और लातूर में, और यहीं आगे 3 डिपो बनने की संभावना है। अभी तो पहला ही बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। 10वां, इंडिया विच अकाउंट फॉर 50% ऑफ ग्लोबल स्नेक बाइट। यानी भारत, अगर साल दुनिया में 1000 केस आते हैं तो 500 स्नेक बाइट के केस भारत के होते हैं। इंडिया ने क्या करा, अब इसे एक नोटिफेबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसको हटाने के लिए, 50% के आंकड़े को घटाने के लिए, कई देश ऐसे हैं जहां स्नेक बाइट से मौतें 0% होती है। क्यों, बिकॉज उन्होंने क्या कर रखा है कि हर वो स्नेक का एंटी बना रखा है, उनके वेनम का एंटी वेनम बना रखा है। तो वो तुरंत क्या होता है, तुरंत वो हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, और क्या होता है, तुरंत जैसे किसी को स्नेक काटे तो तुरंत उसको दे दिया जाता है। पर इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में क्या है, एक तो प्लस
हमारी जो मतलब अवेयरनेस भी बहुत कम है, फिर हमें यही पता नहीं कि वेनम मिलता किधर है, एंटी वेनम किधर मिलेगा। तो ये बड़ा इशू है। तो इंडिया अब क्या कर रहा है, इस पर बड़ा ध्यान दे रहा है और ये बिल्कुल इनलाइन है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट के, जो ये कहती है कि आधे कर देने हमको डेथ और इंजरी बाय 2030। तो अगर अभी आंकड़ा 1000 का है तो हमें इसे 2030 तक कितना कर देना है, 30। ठीक है, तो अब इंडिया 50% केसेस है इंडिया के, अगर इंडिया ही इसको रिड्यूस कर दे आधा, तो बाकी आधे को अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिया का टारगेट है। अब देखिए, ये आपको एक हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर है, MH-60R। ये हमने USA से लिया और ये वहां की नेवी अभी यूज करती है। ठीक है, अब तो वो लोग इसको रिटायर कर रहे हैं और वो लोग और एडवांस हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि जो USA रिटायर कर लेता है वो भी बहुत नीश टेक्नोलॉजी होती है। अभी USA जैसे एफ आपके 35 चला रहा है, 5th जनरेशन। तो अभी F-16 उन्होंने पाकिस्तान को बेचा था आज से कई सालों पहले, वो आज भी एक पोटेंट फाइटर प्लेन, समझ रहा। तो ये ऐसा है और ये तो बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर है। ठीक, तो यूएस ने क्या अप्रूव करा है, 1.7 बिलियन की डील इंडियन नेवी के लिए, MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। अब देखिए, एक तो भारत हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, वो तो ठीक है, पर क्या होता है, खाली हेलीकॉप्टर खरीदना ही नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता है हेलीकॉप्टर खरीद लिया, डील हो गई, काम खत्म, नहीं, पूरा सपोर्ट सिस्टम लाना पड़ता है। मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए, अगर मारुति गाड़ी बनाती है, सही, तो ऐसा नहीं कि मारुति गाड़ी बनाती है, बाजार में बेचती है और टाटा बाय बाय, नहीं। मारुति की एक और जिम्मेदारी है जो मारुति करता है, इसे कहते हैं बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। हर मिस्त्री, हर मैकेनिक को मारुति के पार्ट इजीली एक्सेसिबल हो, इसलिए मारुति क्या करता है, अपने स्पेयर पार्ट्स बाजार में सेल करता है। उसके लिए डीलर बनाता है ताकि डीलर के पास वो आए, फिर मैकेनिक होते हैं, मैकेनिक को ट्रेनिंग देता है। इसीलिए तो मारुति की गाड़ियां इसलिए मतलब इतनी ज्यादा बिकती हैं, बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन दीज बैकएंड सपोर्ट्स। तो जितना ज्यादा बैकएंड सपोर्ट होगा उतना बढ़िया। तो यहां पर भी अभी हेलीकॉप्टर आ रहा है, इसके साथ क्या है, इसमें इंडिया स्पेसिफिक वो इन्हांसमेंट होते हैं, उसका खर्चा आता है, प्लस इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। मान लो कभी क्या हो गया, कोई हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते उसमें वो कुछ खराबी आ गई, तो वो करेगा कौन सही, वो तो भाई यूएस वाले करेंगे, स्पेयर पार्ट्स की तरफ से आएगा, यूएस से आएगा। तो वो इस 1.7 बिलियन की डील में है। अच्छा, जब भी इंडिया और यूएस डील साइन करते हैं तो यूएस व्हाइट हाउस को, यूएस पार्लियामेंट को वो अप्रूव करनी होती। तो ये अब 1.7 बिलियन की डील अप्रूव हुई है यूएस के द्वारा। ठीक है, और ये मल्टी रोल फाइटर, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये आपको मिसाइल दिख रही, इस मिसाइल का नाम है हेलिना मिसाइल। ये अभी यहाँ आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, आपका होमवर्क ये है, मैं कमेंट में इसका आंसर जानना चाहता हूँ, हेलिना कौन सी मिसाइल है, एंटी शिप, एंटी टैंक की एंटी एयरक्राफ्ट, ये आपको मुझे बताना है। तो कमेंट में आप जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं 12th। अडानी डिफेंस डिलीवर सेकंड दृष्टि 10 स्टार लाइनर्स सर्विलांस ड्रोन। अब ये आपको ड्रोन दिख रहा, बहुत ही एडवांस है। एक्चुअली क्या हुआ है कि अडानी वालों ने इजराइल वालों के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन कर लिया, तो अब वो एक इतना तगड़ा देखो उन्होंने ड्रोन बनाया। सही है, ये ड्रोन क्या करता है कि रिकॉनिसेंस करता है। रिकॉनिसेंस मतलब सर्विलेंस करेगा, सही है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करेगा और आकाश में ये देखेगा कि यार कि जो बॉर्डर के आसपास जो हमारे एनिमी है उनका कितना जमावड़ा है, कौन कौन से जहाज हैं। तो पूरा रिकॉनेसेंस या सर्विलांस चलता है बॉर्डर एरियाज में, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी आगे ऐसे भी बनाने की कि वो अदानी की तरफ से पेशकश है जिसमें ये आपको इतना बड़ा विंग स्पैन दिख रहा है, इसमें मिसाइलें फिट हो सके। तो कई ऐसे ड्रोन होते हैं जो कामाकाजी होते हैं। कामाकाजी मतलब वो क्या करते हैं, हिट करते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब एक बारी में स्ट्राइक करके दुश्मन की पलटन खत्म कर देते हैं। कई ड्रोन कैसे होते हैं, जैसे MQ-9 रीपर ड्रोन है, उसमें वो अभी हमने ऊपर देखी ना हेलिना मिसाइल, वो लग सकती है भाई, उसमें भी मिसाइल लग सकती है, तो सीधा टारगेट कर सकता है। MQ-9 ड्रोन की तरह ये भी है, पर इसमें थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इसमें और डालनी पड़ती, सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ कई हार्डवेयर इन्हांसमेंट करने पड़ते हैं। उसके बाद ये लोड कैपेसिटी को धारण कर सकता है, तो उसका कई मिसाइलें इसमें लगाई जा सकती हैं। तो वो कल को फिर क्या करेगा, मतलब यहाँ से ड्रोन भेजा और जो भी बॉर्डर में हमारा, ठीक है, कोई व्यक्ति इधर आ रहा है बिना वो अनुमति के, तो उसको उड़ाया जा सकता है। तो मतलब वहां जाने की जरूरत नहीं है, सोल्जर भेजने की आवश्यकता नहीं, ड्रोन ही सब काम कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं 13। सेबी ने इम्पोज करी है पेनाल्टी 9 लाख रुपए की
ठीक है। अब ये 9 लाख रुपए की पेनल्टी किस पे इम्पोज करी, रिलायंस सिक्योरिटी लिमिटेड में। अब इन्होंने क्या करा है, कुछ स्टॉक ब्रोकर के नॉर्म्स है उनका पालन नहीं किया, तो इसलिए इन पे पेनल्टी। अभी हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेनल्टी के क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं। ये हो गया 14 वाला। ट्रंप अभी टैरिफ लगाने वाले हैं ना, ट्रंप ने ये घोषणा करी है कि कनाडा और मैक्सिको में 25% और चाइना पे 10% टैरिफ वो लोग लगाएंगे आते ही। तो इसमें हमारे जो नीति आयोग के सीईओ हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, BVR सुब्रमण्यम। इन्होंने कहा ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब वहां से टैरिफ लग जाएगा तो वहां से जो सामान आएगा वो महंगा होगा। तो इंडिया क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे ताकि यूएस को मैक्सिमम हम लोग क्या भेज सके, सामान भेज सके। अच्छा, इंडिया की जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसका सबसे बड़ा अगर कोई बायर है तो वो नॉर्थ अमेरिका है, सही, और सेकंड नंबर पे यूरोप। तो ये बड़ी इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। पर शर्त क्या है, अभी हमने वो ऊपर देखा कि हम लोगों को वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया को, यानी साउथ ईस्ट एशियन को से कम्पीट करने के लिए हमें अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो सब देखना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, वो आंकड़ा है कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इनमें हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो 21% और 18.6% इतना रहता है। और ये आंकड़ा किसके हिसाब से, 2024 और 25, यानी इसी साल का ये आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अमेजॉन ने क्या करा है, कुछ नए AI मॉडल्स इंट्रोड्यूस करे। उनके मॉडल का नाम है नोवा, ठीक है। तो नोवा ये अभी उनका एक पूरा क्या होता है, हर साल इवेंट चलता है, जैसे एप्पल का इवेंट चलता है, अमेजॉन का इवेंट चलता है। तो उन्होंने अपने इवेंट में ये नया AI इंट्रोड्यूस किया। अब इसका सीधा कंपटीशन किससे, माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से, मेटा से, ओपन AI से। तो आपने चैट GPT सुना होगा, वो ओपन AI का है, ठीक है। ऐसे ही मेटा का है, ऐसे ही गूगल के AI है, ये गूगल का तो जेमिनी है। तो ऐसे ही क्या है, अमेजॉन ने भी अपना एक लॉन्च करा है, उसका नाम है नोवा। ये नाम ध्यान रखिएगा। ये क्या कर सकता है, ये पूरा जो है सर्च बेस्ड रिजल्ट के साथ साथ ये फोकस कर सकता है टेक्स्ट में, इमेज में, वीडियो जनरेशन में, ठीक है। और ये बाकी सबसे कम्पीट करें। आगे बढ़ते हैं। PM दिशा, ये एक पूरी योजना है जो कि मियति मतलब जब भी मैं मियति बोलूँ आपके दिमाग में आना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इनके द्वारा एक योजना है जिसका नाम है PMG दिशा, ठीक है, पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसमें क्या है कि गांव में, रूरल एरियाज में जो डिजिटल लिटरेसी है उसे बढ़ाया जाए। अभी हम क्लियरली जानते हैं कि इंडिया का जो अर्बन एरिया है और जो रूरल एरिया है उसमें डिजिटल लिटरेसी में बहुत गैप है, ठीक है। अब जो डिजिटल लिटरेसी में जो गैप है ना, वो गैप फुलफिल करने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई। तो सरकार ने क्या करा है कि अभी 6.39 करोड़ लोग को डिजिटली लिटरेट कर दिया। तो ये कर क्या रहा कि रूरल इंडिया में डिजिटली जो लिटरेसी गैप है उसको रिड्यूस कर, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं 17। चाइना ने एक डील साइन कर ली है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। अभी मैंने आपको, अगर आप रोज हमारे करंट अफेयर देखते हैं तो दो दिन पहले ही मैंने कवर किया है कि चाइना गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली। तो उनके साथ क्या हुआ, अभी एक डील साइन करी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। इसमें क्या होगा, चाइना को लोन दिए जाएंगे, सॉरी नेपाल को लोन दिए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें एक ही इशू है, देखिए नेपाल अभी ये कर तो रहा है पर चाइना का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा खतरनाक है। BRI के तहत, BRI के तहत देखिए श्रीलंका डेट में आ गया। BRI के तहत पाकिस्तान की क्या हालत है आप जानते ही हैं, वो लोन ही नहीं चुका पा रहा। तो ये जो डेट है, चाइना का डेट ट्रैप, इससे बचना बहुत आवश्यक है। इसके लिए, नेपाल के लिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो ठीक ही है, मतलब अगर वो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, इंडिया कोई इतना इशू नहीं। पर अगर वो जो अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो सब हाई इंटरेस्ट रेट में, तो फिर पंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जो नेपाल की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो क्या करेगा, वो चाइना ले लेगा। तो फिर क्या है कि नेपाल के थ्रू वो इंडिया में एग्रेशन कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब एक क्या करा है, इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका जो उन्होंने कोलैबोरेशन में करी है ESA के साथ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ, ठीक है। उसका नाम है प्रोबा 3। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि सन में क्या होता है, सन में लेयर्स होती है, ठीक है। तो सन की जो लेयर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है हमें, वो है कोरोना, ठीक है। तो वहां क्या होता है, उस कोरोना में स्ट्रॉम आ रहे होते हैं, उससे धरती
पर जो है टाइट्स, मौसम, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो पूरा प्रोबा है ये उसकी स्टडी करेगा। 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है, एक तो इसरो ध्यान रखना है, दूसरा ईएसए ध्यान रखना है, तीसरा प्रोबा ध्यान रखना है, चौथा ये ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहा है, सन के कोरोना की स्टडी कर रहा है। कोरोना जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट है ये सन का, ये सन के एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट पार्ट, ध्यान रखना। ठीक, तो ये पूरा मिशन है, इसमें वो 2 सैटेलाइट वो लोग भेज रहे हैं। ठीक है, ये पूरा ईएसए का मिशन लॉन्च किसके द्वारा करा, ईएसओ इसरो के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा जांच करेगा कोरोना। आगे बढ़ते हैं। 19 सेंट्रल एशियन नेबर्स। सेंट्रल एशिया मतलब ऐसा इलाका देखिए जहाँ पे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, इसमें क्या है 2 देश हैं, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। अच्छा, सेंट्रल एशियन वो नेशंस क्या है, ये वो नेशंस है जो सोवियत से टूटे थे 1992 में आफ्टर कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के एंड। अब इन दोनों देशों ने क्या करा, एक इनके बीच में क्या था ना, ये जो आपको दिख रहा होगा ये रेड लाइन, ये यहाँ इशू था बॉर्डर का। इन्होंने क्या करा, एक पैक्ट साइन कर लिया और उस पैक्ट के तहत इन्होंने डील साइन कर ली कि इन्होंने क्लियर डिमार्केशन कर दिया। अब इससे बड़ा फायदा होगा, ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, जो इनकी स्कर्मिश होती है, जो इनकी लड़ाई होती है डिस्प्यूटेड बॉर्डर के कारण, वो खत्म हो जाएगी। तो इनक्लेव्स भी सेटल कर ली गई है और प्लस पूरा एक क्लियर डिमार्केशन कर दिया गया। तो ये 2 कंट्रीज का ध्यान रखना है, किर्गिस्तान और वो तजाकिस्तान, वो तजिक। ठीक है, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये ध्यान रखिएगा। तजाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि भारत का एक एयरफोर्स का बेस है जो इंडिया के बाहर है, वो किधर है, तजाकिस्तान में, ध्यान रखें। ठीक है, आगे कभी काम आए। 20 सेंटर ने लॉन्च करा ई मैप। ई मैप क्या है, ये एक पूरा क्या है, पोर्टल है जो किसमें काम आएगा, जो लीगल मेट्रोलॉजी में काम आएगा। ठीक है, तो ये पोर्टल क्या करेगा, एक तो फेयर ट्रेड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को सपोर्ट करेगा, दूसरा ये क्या करेगा, ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कंप्लाइंस लाएगा किसमें, मेट्रोलॉजी के स्टैंडर्ड्स में। तो हर चीज में क्या होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो जैसे समझिए कि आईएसओ स्टैंडर्ड आपने सुना होगा, तो हर चीज में स्टैंडर्ड होते हैं। ये पोर्टल ये मॉनिटर करेगा कि स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। और ये पूरा किसके वो अंतर्गत आता है, मूका के अंदर। मूका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 इंडिया ने जो है वो 5th जूनियर हॉकी एशिया कप जीत लिया है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान को हराया और कई सालों से लगातार 3 कंसेक्यूटिव सालों से इंडिया जीतता है। इसका वेन्यू किधर था, मस्कट, ओमान में। तो ये ध्यान रखिएगा कि 5th जूनियर हॉकी जो टूर्नामेंट है वो इंडिया जीत चुका है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो उसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।